हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम बायोलॉजी का 5th चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या डिस्कस करना है? सबसे पहला कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मेन लाइफ आई कहाँ से, और वो इवॉल्व होके, सिंपल एक बात हम भी बोलते हैं ना, हम इवॉल्व होके ह्यूमन बने, पर किससे इवॉल्व? मंकी से इवॉल्व होके। तो ये मंकी भी किसी से इवॉल्व होके बना होगा, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा होगा जिससे ये पूरी की पूरी लाइफ फॉर्म्स रेडी हुई। तो एक्चुअली ये इवोल्यूशन और ओरिजिन हुआ कहाँ से, ये पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ का फॉर्म, अर्थ अगर फॉर्म हुई उसको कितने ईयर हुए? 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। पर लाइफ कब आई? 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब अर्थ फॉर्म हो चुकी थी, उसके काफी टाइम बाद क्या आई? हजारों लाखों सालों बाद क्या आई? लाइफ आई। सिंपल। तो ये लाइफ आई कहने से वो सबसे पहले डिस्कस करना है अर्थ के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली, अभी तो पूरी तरीके से स्टडी नहीं किया, बट उससे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अदर प्लैनेट्स में अभी तक हमें लाइफ तो नहीं मिली है। सिर्फ एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हमें लाइफ देखने को मिलती है। क्लियर है? क्या है? The study how life began and evolved on the earth is called origin and evolution of life। मतलब लाइफ फॉर्म कैसे हुई और वो इवॉल्व कैसे हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, या फिर प्रोटोबायोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? प्रोटोबायोजेनेसिस। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ आल्सो नोन एज प्रोटोबायोजेनेसिस। क्लियर है? अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ अर्थ की, सिंपल, लाइफ से पहले अर्थ की बात करेंगे कि अर्थ फॉर्म कैसे हुआ। स्टोरी सुने हो अर्थ फॉर्मेशन वाली? क्या थी? क्या गर्म था? दो एस्टेरॉइड से टकराए थे, दूसरे प्लैनेट हुए थे, ऐसा सुना था। फिर वो बहुत गर्म था, दूसरा ठंडा होने को बहुत साल लग गए। द सोलार नेबुला की बात करते हैं। सोलार नेबुला एक क्लाउड लाइक हॉट गैसेस वगैरह ऐसा स्ट्रक्चर। क्या हुआ था? ये हॉट गैसेस वगैरह वाला स्ट्रक्चर एक मिडल, मतलब डस्ट, क्या क्या है उसमें, क्या क्या है? सबसे पहली चीज रोटेटिंग क्लाउड्स, हॉट गैसेस एंड डस्ट, एक ऐसा पार्ट था। उसके सेंटर में एक एनर्जी पार्टिकल बना जिसका नाम सन। ठीक है? और फिर देखो, जो नेबुला का डस्ट वगैरह वाला जो पार्टिकल था, उसका मेन सेंटर में क्या बना? हमारा सन। और बाकी जो पार्टिकल्स बच गए, उन पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलैज होकर क्या बने? प्लैनेट्स बने। तो उनमें से एक प्लैनेट था हमारा अर्थ। था नहीं है, ठीक है? उनमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। था बोल दिया भाई, ठीक है? हम तो मार्स पर ठीक है, अर्थ है। तो अर्थ को भी ऐसे क्या, अर्थ में भी फिर क्या चीजें थी? एक तो हॉट गैसेस, रोटेटिंग क्लाउड जो कंटिन्यूअसली रोटेट्स हो रहे हैं, और साथ में डस्ट, इन्हीं चीजें थी। ठीक है? उसके एटमॉस्फेयर में अगर बात करें तो इनिशियली अर्थ कैसी थी? बहुत ज्यादा हॉट थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। वोल्केनोस वगैरह कंटिन्यूअसली, लाइटिंग हो रही थी, यूवी रेडिएशंस था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ये कंटिन्यूअसली हो रहा था। ठीक है? काफी टाइम तक अर्थ कैसे रही? हॉट थी। ठीक है? इसके ऊपर में एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, और इन एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस थी? हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, मतलब वाटर वेपर्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद जब हॉट थी, धीरे 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 कूल डाउन होना स्टार्ट हुई, और क्लाउड में कन्वर्जन, जो एटमॉस्फेरिक जो हमारा स्टीम वाला जो वाटर था, वाटर वेपर थी, कूल डाउन हुई, कंडेंस हुई, और लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, रेन में, रेन का फॉर्मेशन हुआ। कंटिन्यूअसली रेन का फॉर्मेशन, रेन चलती रही, और क्या बना? ओशन। क्या बना? ओशन। और उस ओशन को क्या बोला जाता है? प्रीमोर्डियल सूप ऑफ केमिकल, या फिर हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ केमिकल। ऐसा हॉट डाइल्यूट सूप है किसका? जिसके अंदर में बहुत सारे केमिकल्स है। सिंपल, वाटर वेपर्स के साथ अगर रेन हो रही है तो उसके साथ में ये सभी के सभी तो डिसॉल्व होके आ रहे हैं ना पानी में, आए। तो यहाँ से पूरा का पूरा अर्थ का क्या हुआ? फॉर्मेशन। क्लियर है? कैसे बना? द सोलार नेबुला। ठीक है?
अब सपोर्ट करती है बहुत सारी थेरीज ओरिजिन ऑफ लाइफ को, तो उनमें से कुछ थेरीज को हमें पहले स्टडी करना है। मॉडर्न थेरी सबसे ज्यादा इवोल्यूशन पे लेके गई, बट अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग थेरी क्या थी? सबसे पहली थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दी किसने? प्रपोज्ड बाय फादर सोरेस। अब इनका बोलना क्या था कि जो लाइफ है ना, एक सुपर नेचुरल पावर है, एग्जिस्ट करता है, जिसको हम गॉड वगैरह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, उन्होंने लाइफ को क्रिएट किया। ठीक है, ये रिलीजियन बिलीव्स है कि हम भी करते हैं ना, भगवान ने बनाई सृष्टि, बोला जाता है ना ऐसा। तो ये रिलीजियस बिलीव मतलब हमारा स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंड करने वाला एक मीथ बोलो या फिर बिलीव बोलो हमारा, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया था कि क्रिएट किसने किया? एक सुपर नेचुरल पावर ने। और ये लाइफ कैसी? परमानेंट है। कैसी है? ये परमानेंट है, पहले से ही थी, जैसे थे, जैसे हमें ना वैसे जा गए थे, ठीक है। तो ये कैसी थ्योरी थी? ऐसे मीथ वाली, ठीक है। पर इस प्रूफ का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस है क्या? नहीं। तो इसको क्या किया गया? एक्सेप्ट नहीं किया गया, डिसप्रूव किया गया। क्लियर है? सेकेंड थ्योरी आई कॉस्मोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसमें क्या बोला गया? देखो, अर्थ जो है, सॉरी, जो लाइफ है ना, अर्थ पे नहीं थी, ये किसी और प्लेनेट से आई है, लाइक एलियन स्पीसीज, ठीक है। हमारे अर्थ की नहीं है, किसी और बाहर से आई है, ठीक है। वो किसके फॉर्म में? स्पोर्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में। मतलब हमारे प्लेनेट पे, अर्थ के ऊपर में कोई लाइफ थी नहीं। लाइफ क्या हुई? डिसेंट हुई अदर देन प्लैनेट से इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे नासा ने कुछ अंटार्कटिका में मार्टियन रॉक्स में फॉसिल्स देखे बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियालाइक ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरियालाइक ऑर्गेनिजम्स के नासा को क्या मिले? अंटार्कटिका में मार्टियन रॉक में फॉसिल्स मिले। तो ये उसका एक ऐसा थ्योरी है कि हो सकता है, बट इसके पास में कोई भी ओरिजिन ऑफ लाइफ का कोई प्रूफ है, एविडेंस है नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो इस थ्योरी को भी क्या किया गया? थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी को भी डिसप्रूव। भाई एविडेंस ही नहीं है तो क्या मतलब है? मेन चीज क्या थी? एविडेंस चाहिए कि लिटरली इवोल्यूशन हुआ और आया है करके। क्लियर है? थर्ड आया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको बोला जाता है एबायोजेनेसिस। दिया किसने? एरिस्टोटल, फादर ऑफ ठीक है, उन्होंने दिया एरिस्टोटल ने, क्योंकि वो तो बहुत बड़े फिलोसोफर्स है पुराने, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? लाइफ ओरिजिनेट हुई है ऑटोमेटिकली। स्पेलिंग गलत है? सही है ना? नहीं, ऑटोमेटिकली, ठीक है। पर किससे? नॉन लिविंग मैटर्स से, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है। जैसे कि एग्जांपल, फ्रॉग एंड वर्म्स अपीयर फ्रॉम मड। मड से फॉर्म हुए किसका? फ्रॉगर वर्म्स का। मैगॉट्स का फॉर्मेशन हुआ डेड डिकेइंग मीट से, जो डिके खराब होने वाला मीट है ना, मांस, उससे फॉर्म हुआ मैगॉट्स का। मैगॉट्स मींस लार्वा ऑफ फ्लाइज, ठीक है। उनका बोलना था, पर इसको डिसप्रूव किया लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर। इनका बोलना क्या था लुईस पास्चर का कि भाई साहब, इन्होंने थ्योरी दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उसमें बता देंगे कि इनकी थ्योरी को क्यों डिसप्रूव किया गया। जब लुईस पास्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया, मतलब उनकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या थी कि मींस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं प्री एग्जिस्टिंग वन से है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ थी उसी से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस था, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन और बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिसप्रूव किया लुईस पास्चर ने बाय द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, स्वार्निक एक्सपेरिमेंट, तो उसके बेस पे इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस को डिसप्रूव किया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट फोर्थ थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो किसने दी? अभी बताया, लुईस पास्चर ने दी, ठीक है। अब क्या बोलते हैं लुईस पास्चर ने? क्या बोला लुईस पास्चर, और उसके अलावा भी बहुत से रेड्डी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, रेड्डीज एक्सपेरिमेंट्स, उनमें सबसे पहले क्या बोला गया? सुनो,
एक मीट का पीस लिया, 3 जार लिए, तीनों जार में एक जार में मीट का पीस डाला, वो जार ओपन था। सेकेंड जार लिया जिसमें गेज डाला, ऐसे चाड़नी पता है ना, जाली टाइप में गेज जो है वो, ठीक है, उससे सील किया, उसके अंदर में मीट डाला। थर्ड जार लिया जिसको पूरा क्लोज सील पैक किया। अब कुछ टाइम बाद क्या देखा गया कि जो जार ओपन था वहां पे हाउस फ्लाइज आई, हाउस फ्लाइज के लार्वा डेवलप हुए, मैगॉट्स जो है वो डेवलप हुए। जो गेस थे उसके ऊपर में देखने को मिला क्योंकि वहां पे मीट का स्मेल समथिंग कुछ, पर जो सील था वहां पे देखने को ही नहीं मिला। तो जो लुईस पास्चर ने बोला था कि मैगॉट्स जो है वो डिकेइंग मीट से आ रहा है, मींस वहां पे तो डिस्प्रूव हुआ। अगर हम वहां पे लाइफ फॉर्म जो है पूरी तरीके से सील है, अगर वो डेड और डिकेइंग मास से बना होता तो वहां पे लार्वा प्रेजेंट होता। तो सिंपल थ्योरी क्या डिस्प्रूव हुई कि बाबा जो डेड और डिकेइंग जो मीट है उसमें लार्वा डेवलप नहीं है, तो इट मींस डिकेइंग नॉन लिविंग मैटर से तो लिविंग फॉर्म्स का जनरेट नहीं हुआ है, पहला डिस्प्रूव हुआ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट फिर बाद में इन्होंने किया, लुईस पास्चर ने जो कंफर्मेशन दिया उसमें क्या किया उन्होंने, कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में डाला ब्रॉथ, ठीक है, मतलब एक ऐसा जेली जिसमें मीट वगैरह का जो ऐसे लिक्विड फॉर्म में जो बहुत जेलीज डाला जाता है ना, ठीक है, वो डाला, उसको हीट किया, ठीक है, हीट किया, हीट करने से उसका जो कोनिकल फ्लास्क उसको इस तरीके से टर्न अप किया, स्वान नेक टाइप में, ऐसा एस लाइक स्ट्रक्चर में। यहाँ देखिए ये कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर में बहुत है, ठीक है, और इस ये जो है ना कोनिकल फ्लास्क को फिर दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपल फिर इसको हीट किया, यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा होगा, हीट करेंगे तो डेड हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या दिखा कि इसके अंदर से जो एयर वगैरह माइक्रोब्स कूल डाउन हो गया। अब कुछ टाइम बाद इसमें से एयर ट्रैप होके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर से ऊपर जा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं थी। फिर इन्होंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद क्या दिखा, इसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप थी। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान की नेक है ना ऐसी, इस टाइप वाली, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद इसके अंदर में क्या देखा, डेवलपमेंट किसका देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे क्या पता चला कि जो लाइफ फॉर्म्स आती है वो कहां से आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। माइक्रोब्स है तो उन्हीं का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एयर के थ्रू वहां पे माइक्रोब्स आएंगे, फिर वो मल्टीप्लाई होंगे और ग्रोथ होगा, ठीक है। जब तक उन्होंने पहले अगर देखा था हीट करके उन्होंने किया, फिर यहाँ पे उन्होंने सिंपल इनको ऐसे ही स्टेडी रखा कुछ दिन के लिए, तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई थी क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ऑलरेडी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ ही नहीं। कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसको ब्रेक किया तो उनको क्या दिखा, इसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दिखी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो भी लाइफ फॉर्म, जो भी लिविंग फॉर्म्स आए वो कहां से आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आए। तो यही थ्योरी ने इस थ्योरी को, अबायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्प्रूव किया। किसने किया, लुईस पास्चर ने। क्लियर है क्या, डन है यहां तक थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, लास्ट थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब केमिकल के थ्रू इवोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहली चीज, अब सिंपल एक बात है, क्या थ्योरी को एक नाम है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। क्यों, क्योंकि ये थ्योरी दिया था ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने, ठीक है। ये एक ऐसी थ्योरी है जो क्या बोलते अप्रूव्ड है, जिसके पास में प्रूफ था, जिसके कारण इसको एक्सेप्ट भी किया गया, ठीक है। अप्रूव्ड थ्योरी, ठीक है, मोस्टली अप्रूव्ड है ये, ठीक है। प्रपोज किया रशियन साइंटिस्ट एआई ओपेरिन ने और ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेबीएस हेल्डन ने, ठीक है। अब सिंपल एक बात है, हेल्डन और ओपेरिन ने एक्सपेरिमेंटली पूरे इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। सबसे पहले आता है क्या बोला था, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस।
कहाँ से हुआ? जो नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंस है वहां से थ्रू द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुई। कहां पर? प्रिमिटिव ओशन, जो पहला ओशन फॉर्म हुआ था आफ्टर रेन, ठीक है ना, केमिकल वाला, ठीक है, वहीं पर। ठीक है, तो सिंपल पहली स्टेप क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ नेबुला से, सोलार नेबुला से, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ बहुत हॉट थी, अर्थ हॉट थी, धीरे धीरे कूल डाउन हुई। कूल डाउन होने के बाद उसके एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। एटमॉस्फेयर में किसका फॉर्मेशन हुआ था? पहले अर्थ फॉर्म हुई, अर्थ के फॉर्म होने के बाद थोड़ा कूल डाउन हुई, कूल होने के बाद उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ एटमॉस्फेयर, जिसमें कौन कौन क्या क्या था? अमोनिया था, वाटर था, मीथेन था, हाइड्रोजन था। क्लियर हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, और क्या थी? CO2 भी थी। क्लियर है? फिर उसके बाद और थोड़ा कूल डाउन हुई। कूल डाउन होने के बाद क्या हुआ? रेन, वाटर वेपर जो थी वो कन्वर्ट हुई, वाटर वेपर का कन्वर्ट रेन हुआ। ठीक है, रेन स्टार्ट हुई, और रेन स्टार्ट होने के बाद ओशन फॉर्म हुआ। अब ओशन किस तरीके का फॉर्म हुआ? जिसमें क्या क्या था? ये पूरा का पूरा अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी का सभी पूरा मिक्सचर था। अब वो थोड़ा और कूल डाउन हुआ। ठीक है, कूल डाउन होने के बाद सिंपल क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब कैसे हुआ? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ। क्लियर हो रहा है? तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होने के कारण क्या क्या फॉर्म हुआ? मोनोसेकेराइड्स। दिस इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसका है? कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड सिंपल होते हैं, लाइक ग्लूकोज वगैरह जो, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, बहुत सारी, अब सीधी सी बात है, कार्बन था वहां पे, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी था। क्लियर हो रहा है? अमोनिया के कारण नाइट्रोजन मिल ही रहा था। क्लियर है? तो ये सब, यही तो मेन कंपोनेंट है ना, इन्हीं से तो बने हैं मोनोसेकेराइड। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो किसका कंपाउंड है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्यूरिन, पायरिमिडिन भी वही, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स। फैटी एसिड्स भी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का पार्ट है। ग्लिसरॉल भी। क्लियर हो रहा है? तो ये सभी के सभी इन्हीं कंपोनेंट से बने, कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ये जो सिंपल कंपोनेंट है, ये रिएक्ट हुए, केमिकल रिएक्शन हुई इनके बीच में, और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। मोनोसेकेराइड, अमाइनो एसिड, प्यूरिन, पायरिमिडिन, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। ठीक है, इसी को क्या बोला हेल्डेन ने? हॉट डाइल्यूट सूप। क्या बोला? हॉट डाइल्यूट सूप, या फिर प्रीमिटिव ब्रॉथ। क्या बोला? प्रीमिटिव ब्रॉथ। और इन्हीं सब्सटेंस के कारण ये जो प्रीमिटिव ब्रॉथ, इसी को क्या बोला गया? और यही पहला प्रीमिटिव ओशन रहा। अब ये जो ओशन का फॉर्मेशन है, यही हमारा पहला प्रीमिटिव टाइप ऑफ ओशन रहा, जहां से लाइफ का ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा? इतने सारे सब्सटेंसेस है। क्लियर है? तो क्या बनेगा? ये भी एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, कॉम्प्लेक्सली एक साथ में मिक्सअप होंगे, और एक पहली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करते, जिसके पास में कुछ नहीं था, सिर्फ बेचारा एक आउटर मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसी को बोला जाता है फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। इसी अकेली इस सेल से क्या फॉर्मेशन हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। क्लियर है क्या? यहां तक पक्का? नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या क्या देखा था? अर्थ का फॉर्मेशन, उसके बाद एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ था। एटमॉस्फेयर में क्या क्या आ गया था? नाइट्रोजन, अमोनिया वगैरह, वाटर, ठीक है। रेन हुआ था, देन आफ्टर दैट कूलिंग होने के बाद ओशन का फॉर्मेशन हुआ था। मेन वो जो ओशन थी वो हमारी पहली क्या थी?
डाइल्यूट सूप था किसका, केमिकल्स Chemicals का, ठीक है। तो सेम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, जैसे अमोनिया, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड्स वगैरह, इनका फॉर्मेशन हो गया था किसमें, ओशन के अंदर, ठीक है। देन आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल तो ठीक है मोनोमर वगैरह जो है, जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है लाइक शुगर, जो पेंटोज शुगर वगैरह है, या फिर अमाइनो एसिड्स है, ये हमारे सिंपल ऑर्गेनिक, क्योंकि सबसे मिनिमल अगर बात करें इन्हीं से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होते हैं, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट बड़े बड़े ग्लाइकोजन, स्टार्च वगैरह जो है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन्स वगैरह जो है, तो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो कॉम्प्लेक्स अभी क्या फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल पॉलीमराइजेशन होता है किसका, अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड पॉलीमराइजेशन मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब सेम मॉलिक्यूल्स एक के बाद जॉइन टुगेदर बाय द, कौन से बॉन्ड से जॉइंट होते हैं इसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में देखा था कौन से बॉन्ड, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, 1 सेकेंड, बिल्कुल ले 1 सेकेंड हो गया, एक मिनट ले, नहीं वो बताएगा, बता, सभी बताएंगे। कुछ याद आ रहा है क्या, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस हमने इस तरीके से देखा था, ऐसे ऐसे पता है, ऐसे ऐसे बनते जा रहा था, जुड़ते जा रहा था। हाँ तो क्या था, कौन थे बॉन्ड्स जुड़ रहा था, हाँ मैंने लिखी यहाँ पे क्यों लिखूं, इतना सिंपल सा, बताना। क्या कितने बार रिवीजन किया, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बताना, मैं यहाँ बताऊंगी किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है और फॉर्म किसका करते हैं, प्रोटोप्रोटीन। प्रोटोप्रोटीन क्योंकि पहला लिविंग फॉर्म, पहला लिविंग जो प्रोटीन है वो है प्रोटोप्रोटीन, जिसमें लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्या हुआ, तो फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का हो गया, लाइक प्रोटोप्रोटीन, ठीक है। अब सिंपल क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हमें पता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड बना कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बॉन्डिंग से प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेस पेयर्स अटैच हो जाते हैं, क्लियर है उससे। तो सिंपल क्या होगा, अब वहां पे क्या क्या फॉर्मेशन हो गया, हमने क्या बोला था कि मोनोसेकेराइड फॉर्म हो गया, मतलब शुगर्स का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड हमने फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस बाय द प्रोटीन्स वगैरह से फॉर्मेशन उनका हो गया है। तो क्या क्या है अभी हमारे पास में, शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजन बेसेस है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये जॉइन टुगेदर, न्यूक्लियोटाइड एक साथ बहुत सारे जॉइन हो जाते हैं तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो बताइए। तो यही तो फॉर्मेशन क्या रहेगा, सिंपल क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कैसे, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेसेस पूरे कंबाइन हुए एक साथ में और क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड। और मोर न्यूक्लियोटाइड आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म आरएनए और डीएनए। अगर आरएनए डीएनए बना मींस क्या है, लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट की। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, मेन कंपोनेंट किसका है, जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल है ना जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, क्लियर है। अब सेम फॉर्मेशन ऑफ फोटोबियंट और प्रो सेल। फोटोबियंट मतलब पहली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जिससे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिससे लाइफ मिली, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फोटोबियंट। चलो फर्स्ट सेल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेल लाइफ क्या बोला जाता है, प्रो सेल को मतलब पहली ऐसी सेल जिसके अंदर में क्या थी, लाइफ थी, क्लियर है। अब क्या हुआ, ऑपेरिन ने उसको नाम क्या दिया, कोइसर्वेशन। ऑपेरिन साइंटिस्ट उन्होंने नाम क्या दिया उस सेल को जो फॉर्मेशन हुआ, कोइसर्वेशन। और सिडनी फॉक्स ने क्या बोला,
प्रोटेनॉइड या फिर माइक्रोस्फीयर। क्लियर है? दोनों ने अलग अलग नाम दिए। एक्चुअली कंजर्वेशन का मीनिंग था एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब एक साथ में एग्रीगेट होते हैं तो उस चीज को ओपेरन ने क्या बोला? कंजर्वेशन। क्लियर है? अब सिंपल एक बात आती है, ये है कंजर्वेशन का स्ट्रक्चर, कंजर्वेट्स। अब इसमें क्या था? एग्रीगेट्स ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन। हाइड्रोफोबिक मींस पानी से डरने वाले। पानी से डरने वाले, जो पानी को लाइक नहीं करते। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। तो ये हाइड्रोफोबिक प्रोटीन और लिपिड का क्या, ये सब क्या हुए? एक साथ एग्रीगेट हुए। अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सीधी सी बात है, तो ये कैसा सराउंडेड स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ इस तरीके से। तो ये क्या हुए? कुछ टाइम बाद इनका क्या हुआ? डिवीजन स्टार्ट हुआ। ये कैसे थे? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल थे। तो ये क्या हुए? ब्रेक डाउन हुए। और ब्रेक डाउन होने के बाद छोटे छोटे डॉटर सेल्स जैसे माइक्रोस्पोर्स की तरह फॉर्म हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये टर्न किसमें हुए? फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम ईओ बियॉन्ड या फिर फोटो सेल। क्लियर हुआ क्या? अब यही फोटो सेल लास्ट में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, जिसको हमने बैक्टीरिया या फिर वायरस बोला। ये कैसे थे? अब ये बैक्टीरिया जो वायरसेस थे, ये किसकी प्रॉपर्टी कैसे थी? सिंपल, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी क्या उस वक्त? नहीं। तो कैसे रहेंगे? अनएरोबिक। उनको अगर एनर्जी चाहिए, फॉर्मेशन करना है, फिर से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सिंपल इनके पास में एक ही ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देंगे। हेटरोट्रोपिक भी कौन सा? कीमो हेटरोट्रोपिज्म। मतलब जो आजू बाजू में सराउंडेड जो केमिकल्स है उनका यूज करके एनर्जी का डेवलपमेंट करें, पर इनके पास में ऑक्सीजन है क्या? नहीं। तो ये कैसे थे? अनएरोबिक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। कहां से? अर्थ के फॉर्मेशन से लेके फर्स्ट लिविंग फॉर्म तक, मतलब जो हमारी जो फोटोसेल फॉर्म हुई है वहां तक। क्लियर हो रहा है? क्या क्या हुआ? सबसे पहला अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर एटमॉस्फेयर में अमोनिया वगैरह फॉर्मेशन हुआ, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन कॉम्प्लेक्स, देन न्यूक्लिक एसिड, फिर फोटोबियॉन्ट्स फॉर्म हुए, पहली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जिसके पास में लाइफ थी, वो जिंदा थी, लिविंग थी। ठीक है, देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। वो फर्स्ट सेल क्या हो सकती है? तो बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी हो सकता है, पर उनमें प्रॉपर्टी कैसी थी? अनएरोबिक था। और कैसी थी? हेटरोट्रोपिक थी। हेटरोट्रोपिक भी कौन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करती थी? कीमो हेटरोट्रोपिज्म, जो केमिकल्स के यूज से एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है ना? डन। नेक्स्ट आते हैं उरी मिलर एक्सपेरिमेंट। सुनो, सबसे पहले चीज, उरी और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से जो थ्योरी थी, केमिकल थ्योरी जो थी लाइफ फॉर्म्स की, उसको प्रूव किया इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, देखो स्टैनली मिलर और हैरोल्ड उरी, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब सबसे पहली चीज बात ये आती है कि क्या नाम है? स्टैनली मिलर, उसके टीचर थे हैरोल्ड उरी, मतलब स्टूडेंट टीचर, दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया और उससे कंफर्म किया। तो स्टूडेंट टीचर ने परफॉर्म किया था क्या? एक्सपेरिमेंट 1953 में। कब? ठीक है, ठीक है, 1953 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ और उसके बाद उन्होंने क्या, एक देखो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है, बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक है, वैक्यूम मेंटेन किया, वैक्यूम के लिए वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल, और इसमें एक ऐसा चैम्बर दिया है जहाँ पे ना कंटिन्यूअसली स्पार्क हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स लगे हैं और कार्बन के ऐसे रॉड से जिसमें से स्पार्क हो रहा है, और उस चैम्बर में उन्होंने गैसेस डाली है, कौन कौन सी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स जो आ रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, वहां पे कंटिन्यूअसली वो चैम्बर में स्पार्कल हो रहा है इलेक्ट्रिक के कारण, तो जिसके कारण में ये गैसेस रिएक्शन करके, जो यहाँ पे नीचे वाटर दिख रहा है क्या, इस चैम्बर में आके यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे कुछ टाइम बाद, ये 1 वीक के लिए कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, करवा रहे हैं।
उसके बाद ये कंफर्मेशन कैसे होगा कि जो हमारी जो केमिकल इवोल्यूशन वाली जो थ्योरी थी वो कंफर्म कैसे करता है? सिंपल, जब ओशन था, ओशन जब कूल डाउन हुआ थोड़ा सा, पानी जब फॉर्मेशन हुआ तब भी वो हॉट वाटर ही था, एनवायरनमेंट हॉट ही था, तो कंटिन्यूअसली बॉइलिंग वाटर उसकी स्टीम रिलीज होगी, ये चेंबर में स्पार्क हो रहा है, यहाँ से वाटर वेपर यहाँ पे जाएगी, ये पूरा का पूरा रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन इन लोगों ने कितने वीक के लिए कर, 1 वीक के लिए कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इन्होंने क्या देखा, यहाँ से इसके थ्रू जो वाटर यहाँ पे गया, यहाँ पर जो वाटर ट्रैप हुआ, इस वाटर के अंदर में क्या मिले? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कुछ अमाइनो एसिड्स मिले, जैसे कि ग्लाइसिन वगैरह, उसके अलावा कुछ एसिड्स मिले, ऑर्गेनिक एसिड्स मिले। तो इससे कंफर्म क्या हुआ इनका कि ये जो पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट सेटअप अगर कंटिन्यूअसली पहले भी अगर कोई लाइफ फॉर्म हुई होगी तो इन्हीं बेस पे हुई होगी। अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ या फिर शुगर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो तो कंफर्म ही कर रहा है ना, लैक्टिक एसिड कंफर्म कर रहा है कि इन्हीं के मतलब शुरुआत में उस ओशन में जो अलग अलग जो अमोनिया, H2 कार्बन सॉरी मीथेन, इनके कारण ही जो केमिकल्स आए थे, ये केमिकल्स का रिएक्शन हुआ हॉट एयर के कारण में, तो उसके वजह से ही किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या नाम है? उरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के थ्योरी को। मतलब हमेशा क्या चाहिए था? एविडेंस चाहिए था। तो ये वन ऑफ द एविडेंस प्रूफ हुआ किस लिए? देखो पहली थ्योरी कौन सी थी? स्पेशल क्रिएशन, गॉड वाला, उसका कोई एविडेंस था क्या? उसके बाद कॉस्मोइक एविडेंस था कुछ? तो लाइफ का मतलब फॉसिल्स मिले, पर उन्होंने एविडेंस ये नहीं दिया कि कैसे वो, उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इवोल्यूशन कैसे आया। उनका बोलना था कि अदर देन किसी अर्थ प्लैनेट से आई है ना लाइफ फॉर्म। थर्ड थ्योरी क्या थी? कि ऑन मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि मीट है, एरिस्टोटल ने जो दिया था, उन्होंने क्या बोला था? मीट से, खराब वगैरह चीजों से, मर्ड से फॉर्मेशन हुआ। वो थ्योरी को डिस्प्रूव किया लुईस पास्चर ने बाय द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कि किसी ना किसी लिविंग फॉर्म से, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म से ही लिविंग फॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके मतलब ये पूरा का पूरा था ना, तो सबसे ज्यादा जो पूरी की पूरी जो थ्योरी जो फॉर्मेशन हुआ वो किसने दिया? केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, अर्थ के फॉर्मेशन से लेकर पहली सेल बनने तक का पूरा। और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, इसका एविडेंस प्रूफ क्या हुआ? उरी और मिलर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कंफर्म किया कि सेम जो वहां पे जिस वैसा उनका जो बैकग्राउंड था, जिस वक्त में पहले अर्थ होगी, उसके वजह से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर फॉर्मेशन हो रहा है इस वाटर में, तो उस टाइम में भी इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक साथ में क्या हुए होंगे? रिएक्ट हुए होंगे, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया होगा, आरएनए डीएनए के सिंथेसिस हुई होगी और फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? डन। तो उरी और मिलर का एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है थ्योरी ऑफ केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और क्या नाम है? ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, सिंपल एक बात पता है क्या? लाइट बिगेट्स लाइट, लाइक बिगेट्स लाइट। इसको पता है? बताओ तो बताओ ना। तो कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है और इंसान इंसान को जन्म देता है। सिंपल एक बात की जाए तो जैसे ह्यूमन के जैसे दिखता है। हाँ, ह्यूमन कुत्ते, जैसे हमने आम का बीज लगाया तो जाम का पौधा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो लाइक बिगेट्स लाइक का मीनिंग सिंपल है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, उसके अलावा उससे अदर कोई नहीं कर सकते। जैसे कि कैट डॉग को नहीं पैदा कर सकती। क्लियर हो रहा है?
तो सेम आरएनए हाइपोथेसिस जैसे कि हमने देखा कि सिंपल हमने क्या देखा था, पूरी जो इवोल्यूशन केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी देखी थी, उसमें क्या था, अर्थ के फॉर्मेशन से लेकर जो पहली सेल फॉर्म हुई थी उसमें क्या बोला गया कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल है, जो वर्ल्ड है, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वर्ल्ड है, वो किसने फॉर्म किया, आरएनए ने, ना कि डीएनए और प्रोटीन ने। क्लियर है? हमने क्या देखा था, न्यूक्लियोटाइड्स बने थे, एडेनाइन, गुआनाइन, पता है ना, एडेनाइन, गुआनाइन, यूरासिल्स वगैरह। तो ये जब फॉर्मेशन हुआ था, ये मेन कंपोनेंट किसका था, आरएनए का। आरएनए, अगर आरएनए की हम अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो आरएनए कैसा है, आरएनए के अंदर में पहली एक प्रॉपर्टी है कि वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एज ए प्रोटीन की तरह, मतलब एज ए एंजाइम कैटालिस्ट की तरह भी बिहेव करता है इन राइबोसोम्स, कैटालिटिक राइबोसोम्स की तरह बिहेव करता है। तो आरएनए की पॉसिबिलिटी कैसी थी, क्या बोला गया था, अर्ली लाइफ अर्थ बेस्ड ऑन आरएनए नॉट डीएनए और प्रोटीन। मतलब जो अर्ली लाइफ आई थी, जो शुरुआत वाली जो लाइफ आई थी, ना डीएनए के कारण आई थी, ना प्रोटीन के कारण आई थी, किसके कारण आई थी, आरएनए के कारण। और ये प्रूफ भी हुआ था किसके थ्रू, उरी और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ऑर्गेनिक जो पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या बोला गया था कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो डिपेंड करता है, जो भी अर्थ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वो किसके कारण करती है, क्यों, पहली एक प्रॉपर्टी, आरएनए स्टोर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए में कैपेबिलिटी है जेनेटिक मटेरियल स्टोर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, किसके बेस पे, उसके पास एडेनाइन है, गुआनाइन है, यूरासिल्स है, पता है ना, साइटोसिनिन है, इनके बेस पे क्या करता है, ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेकेंड, आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम, राइबोजाइम की तरह एक्ट कर सकता है, राइबोसोम्स में एंजाइमेटिक कैटलिस्ट की तरह, कैटलिस्ट की तरह कौन बिहेव करता है, आरएनए। क्या बोला जाता है उस आरएनए को, राइबोजाइम। मतलब आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें एज ए एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है। सेकेंड, आरएनए कैन सेल्फ रेप्लिकेट, उसमें क्या कैपेबिलिटी है, उसको किसी की रिक्वायरमेंट की नीड नहीं होती है कि रेप्लिकेट होने के लिए, ये खुद कट हो सकता है, खुद मल्टीप्लाई हो सकता है, डीएनए के जैसे नहीं। डीएनए को नीड पड़ती है, पहले उसको एंडोन्यूक्लियस आके कट करेगा, कट होने के बाद फिर उसमें पूरी प्रोसेस को रेप्लिकेट होने के लिए बहुत सारी एंजाइम्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। पर आरएनए का कैसा है भाई, वो कैसा है, वो मैं खुद ही कट कर सकता हूँ और खुद ही रेप्लिकेट कर सकता हूँ। थर्ड, सिंपल स्ट्रक्चर देन डीएनए, ये तो पता ही है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए की ही पूरी एग्जैक्ट कॉपी, आरएनए एमआरएनए फॉर्म होता है, डीएनए की कोडिंग से तो हम एक लॉजिक तो लगा सकते हैं, आरएनए से ही कहीं ना कहीं डीएनए बना होगा। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता रही हूँ, देखो ये आरएनए है, आरएनए में एक कैपेबिलिटी हो सकती है, आरएनए से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बन के डीएनए बना लिया आरएनए से। सेकेंड, हमने अभी बताया कि राइबोजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, तो राइबोजाइम की तरह अगर एक्ट कर रहा है तो प्रोटीन्स भी तो बना सकता है। क्लियर हो रहा है क्या? मींस इस आरएनए से हम डीएनए का भी फॉर्मेशन कर पा रहे हैं और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि प्रोटीन के बेस पे अर्ली लाइफ आई होगी, नहीं, किसके बेस पे अर्ली लाइफ आई होगी, आरएनए के बेस पे। क्लियर हो रहा है क्या? लास्ट क्या है, सपोर्ट बाय केमिकल इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट। उरी और जो मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स लिए थे, उनमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने थे, उनमें यही बने थे, न्यूक्लियोटाइड्स ही बने थे। और न्यूक्लियोटाइड सिंपल अगर हम बात करें, राइबो शुगर था, आरएनए का लॉन्ग फॉर्म ही क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो शुगर प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो सिंपल पहला जो स्ट्रक्चर बना होगा वो कौन सा था, आरएनए। तो बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड की शुरुआत आरएनए के बेस पे हुई थी। आरएनए बाद में, आरएनए अनस्टेबल था एज कंपेयर टू डीएनए। तो मॉडर्न अगर हम अभी की बात करें तो अभी कैसे चलता है, अभी पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो रहा है क्या? पर पहले उल्टा,
डीएनए से आरएनए से ही डीएनए बना होगा और आरएनए से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ होगा। क्लियर है? क्योंकि प्रोटीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक जितने भी फंक्शन है उसके लिए, और हमारे बॉडी की पूरी मास्टर शेफ। तो लास्ट और जो एक चीज कंफर्म हो जाती है कि आरएनए ही मेन वर्ल्ड की स्टार्टिंग, मतलब लाइफ फॉर्म की स्टार्टिंग का कंपोनेंट है या फिर ऐसी सब्सटेंस है जिससे पूरी की पूरी लाइफ फॉर्म्स क्या हुई है, स्टार्ट। इसलिए क्या बोला जाता है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, मतलब फॉर्म करने वाला वर्ल्ड को कौन, आरएनए। ठीक है, न्यू फॉर्म्स का जनरेशन आरएनए से। क्लियर है? नेक्स्ट थियरी आता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब आते हैं इवोल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय इवोल्यूशन? आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हैं। चेंज आना, अपग्रेड। क्या अपग्रेड हुआ? लाइफ फॉर्म्स, एनवायरनमेंट, नेचुरल हैबिटेट। दो वर्ड से लेकर बना हुआ है। एक है ई का मतलब होता है फ्रॉम, और वॉल्वेयर जिसका मतलब टू रोल, मतलब किसी एक चीज से आगे बढ़ जाना। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, इवोल्यूशन। इवॉल्वर जो है ना, वॉल्वर वर्ड से डू रोल और ई से फ्रॉम। ठीक है, तो सिंपल एक बात आती है, इवोल्यूशन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स में जो भी है उनमें इवोल्यूशन कैसे आया। ठीक है, एक्चुअली इवोल्यूशन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म over a millions of years leading to the formation of new species from pre-existing one। मतलब जो pre-existing ones है उनमें कंटिन्यू और ग्रेजुअल चेंजेस है। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यू मतलब स्लो। देखो, जो चेंजेस है कभी भी एब्रप्ट नहीं थे, इंस्टेंट या क्विक नहीं थे। जो चेंजेस आए थे वो ग्रेजुअल थे, स्लो चेंजेस थे, पर कंटिन्यूअस फॉर्म में थे, और जिसके कारण में एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। और वो न्यू स्पीसीज बनी किससे थी? प्री-एक्जिस्टिंग वन से, एक सेल से ही लाइफ फॉर्म का जनरेशन हुआ। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर कौन रहे, मंकीज। ठीक है, तो मंकी से ही इवोल्यूशन हुआ। पहले क्या हुआ, मंकी थोड़ा सा सीधा हुआ, इरेक्ट हुआ धीरे। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस पावर थोड़ा सा आया, फिर थोड़ा इरेक्ट होना स्टार्ट हुआ, हेयर्स जो थे वो फॉल होना स्टार्ट हुए। ठीक है, पूरी तरीके से सीधा खड़ा, मतलब धीरे धीरे ये ओवर, एक सीधा बोला जाए कि आज तो और कल चेंज हो गया था क्या, नहीं, ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स लगा ना चेंज होने के लिए भी। ह्यूमन का इवोल्यूशन होने के लिए भी टाइम लगा। क्लियर है? तो स्लो चेंज था, मतलब कंटिन्यू और स्लो चेंजेस थे, जिससे प्री एग्जिस्टिंग मतलब मंकी से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, इसको सपोर्ट करके दो थ्योरीज, हमें तीन थ्योरीज देखनी है। पहले दो थ्योरीज के बारे में, और एक थ्योरी डिटेल में, दो थ्योरी आपको सिंपल में दी है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसको हम लेमार्किज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म। किसने दिया था? जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। किसने दिया था? जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, अब सिंपल एक बात आती है, इन्होंने क्या बोला था? लेमार्किज्म थ्योरी का नाम क्या था? लेमार्किज्म में उन्होंने कि कुछ एक्वायर्ड होते, थ्योरी का नाम, थ्योरी पढ़ो, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना, पता है ना? इनहेरिटेड मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो किसी लिविंग फॉर्म्स ने कैरेक्टर को जो एक्वायर्ड किया है, वो अगर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, उस थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया? लेमार्क ने। क्या बोला था? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने उसको एक्वायर्ड कर लिया। मैं एक सिंपल वे से बता रही हूँ, जैसे कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन की बात करते हैं, कोई कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन से, आई कलर। ठीक है, किसी का अगर आई कलर, एक होता है ना ग्रीन कलर का, जैसे भी कपूर्स फैमिली, वो ब्राउन वाली, वो जो भूरी कलर की आपको पता है ना, जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है ना। तो समझो अगर वो कैरेक्टर किसी ने एक्वायर्ड किया, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूं, एक्वायर्ड किया, वो जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है,
वो किसी ना किसी ने एक तो भी जनरेशन में, जैसे एक उनकी जो पुरानी जनरेशन रही होंगी, उन्होंने कभी ना कभी उस कैरेक्टर को एक्वायर्ड किया होगा, तो तब से वो कैरेक्टर क्या हो रहा है, इनहेरिटेड हो रहा है। ये बोलने का मतलब किसका था, लेमार्क का। लेमार्क क्या बोलते थे, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कैसे आ सकते, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के कारण। किसके कारण, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जो बहुत ज्यादा किसी एक ऑर्गन का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तो कैरेक्टर एक्वायर्ड हो गया, कोई कैरेक्टर का यूज ही नहीं कर रहा है तो कैरेक्टर उसमें से लूज हो गया। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, पहले स्नेक में क्या पाए जाते थे, पैर थे, हाँ स्नेक में पहले पैर थे, वो पैरों से चलता था। कुछ समय बाद जब उसको बरो करने के लिए दिक्कत आती थी तो उसने वो पैरों का यूज करना कम कर दिया और क्या स्टार्ट किया, रेंगना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसके कारण उसके पैर कुछ जनरेशन के बाद क्या हो गए, उन्होंने पैरों का यूज किया क्या, नहीं, डिसयूज था, तो उसमें काम नहीं थे, तो वो जनरेशन धीरे धीरे उसमें से पैर ही गायब हो गए। सेकेंड, जिराफ, पहले जिराफ की इतनी बड़ी गर्दन थी क्या, नहीं, वो बहुत ज्यादा ऊपर की पत्तियां खाने के लिए अपने जो गर्दन है उसको कंटिन्यूअसली स्ट्रेच करता था, तो स्ट्रेचिंग के कारण में उसकी जो गर्दन का जो साइज है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और ये जो इसने एक्वायर्ड किया था कैरेक्टर, कंटिन्यू एक्वायर्ड किया था जनरेशन, और यही कैरेक्टर से जनरेशन टू जनरेशन उनमें आज भी प्रेजेंट है। तो ये बोला गया था, पर ये थ्योरी पूरी तरीके से प्रूफ, मतलब कंटिन्यू में हम ये नहीं बोल सकते कि सही थी। कुछ ही कैरेक्टर है जो एक्वायर्ड करता है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात किया, मैंने कोई टैटू बनाया, तो इफ मेरा जो बेबी होगा कि उसमें वो टैटू रहेगा क्या, पर ये कैरेक्टर तो एक्वायर्ड किया था, समझ रहे हो। तो हर कैरेक्टर जो एक्वायर्ड करते हैं वो हर कैरेक्टर ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मसल, अगर कोई बहुत मसल वाला, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जिम करता है और बॉडी बिल्डर है, तो उसका बेबी क्या मसल के साथ में पैदा होता है क्या, पर हमने क्या बोला, उसने तो वो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया ना, तो क्या उसके बच्चे में वो कैरेक्टर आया क्या, कि उसका बच्चा पूरा मसल मास लेके पैदा हुआ है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया गया फिर बाद में कि हाँ ये बात सही है कि कुछ ही कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एक्वायर्ड किए जाते हैं और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, पर सभी कैरेक्टर नहीं होते। ठीक है, तो ये थी लेमार्किज्म, मतलब हमारी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सेकंड, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये तो तुम्हें भी पता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया, नाम था अगस्त वेस्टमैन। क्या नाम था, अगस्त वेस्टमैन। इन्होंने क्या बोला, जर्म प्लाज्म दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटोप्लाज्म वाला और एक होता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म जो होते हैं लाइक ओवा एंड स्पर्म, यहाँ लिखते हैं ओवा एंड स्पर्म, ये कौन से सेल्स है, कौन से सेल्स है, जर्म सेल्स। और सोमैटिक सेल्स मतलब सेकेंड क्या आती है, सोमैटिक सेल्स लाइक अदर देन जो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल्स हैं सब कौन सी है, सोमैटिक सेल्स है। क्लियर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो क्या इनका बोलना क्या था अगस्त का, कि ये जो ओवा और स्पर्म सेल्स है ना, जो जर्म सेल्स है, यही ये सेल्स है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करती है। मतलब इन्हीं में कैपेबिलिटी है, इन्हीं के पास में सभी टाइप के ट्रेट होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं, सोमैटिक सेल्स में नहीं होते। सोमैटिक सेल्स तो हमारे बॉडी के ऐसी सेल्स है जो कुछ नहीं, बट हमारे जो एक्वायर्ड जो कैरेक्टर है सिर्फ एक ही, ये दो ही टाइप के सेल्स है जो क्या करेंगी, ट्रांसफर करेंगी, या तो ओवा करेगी या तो सीधी सी बात है ना। ओवा और स्पर्म में जितने कैरेक्टर है, डीएनए वहीं पे होता है, जेनेटिक मटेरियल उन्हीं के पास में होता है, उन्हीं के पास में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और वही इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। ये किसने बताया, अगस्त ने। तो ये क्या थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, मतलब ओनली जर्म प्लाज्म के पास में कंटिन्यूटी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है, ना कि सोमैटिक सेल्स। क्लियर है, यहाँ तक डन है। थर्ड थ्योरी आती है
डार्विनिज्म, चार्ल्स डार्विन, किसके बारे में? सबसे पहला अगर बात की जाए चार्ल्स डार्विन, ये अकेले थे जिन्होंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया था इवोल्यूशन को लेकर। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इवोल्यूशन में, ठीक है। चार्ल्स डार्विन एक बुक थी जिसमें इन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसका नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ, मतलब स्पीसीज का ओरिजिनेट कहां से हुआ। क्लियर है? चलो, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? हाउ न्यू स्पीसीज इवॉल्व्ड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। जो भी न्यू स्पीसीज है नेचुरल सिलेक्शन के कारण में कैसे इवॉल्व हुई है। मतलब एक रहता है ना कि एक स्पीसीज रहा होगा, फिर उससे एक अदर देन अलग 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 स्पीसीज का फॉर्मेशन, पर कैसे हुआ होगा? किसके थ्रू हुआ होगा? नेचुरल सिलेक्शन के कारण। तो इन्होंने पांच पोस्टुलेट्स दिए थे, एक्चुअली 6 है बट उसको एक ही में मिक्स कर दिया एक पोस्टुलेट को। तो मेन 5 पोस्टुलेट्स पे ये पूरी की पूरी थ्योरी क्या है? डिपेंड करती है। पहला क्या है? ओवर प्रोडक्शन। क्या है? ओवर प्रोडक्शन। और क्या नाम बोला है उसको? प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर। मुझे एक बात बताओ, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है? चाहे वायरसेस हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में एक प्रॉपर्टी है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, तभी हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हमने पहले भी देखे ना, कुछ कैरेक्टर के कारण ही किसी को लिविंग थिंग्स बोला जाता है। कुछ डेफिनाइट कैरेक्टर होते हैं सबके पास में, क्लियर है? तो उन डेफिनाइट कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर कौन सा है? रिप्रोड्यूस का, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। पर क्या होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं? बहुत, जितनी नीड नहीं है उससे भी ज्यादा, तो वही ओवर प्रोडक्शन होगा। तो क्या बोला है? ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स देन नीडेड। मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स को जितनी नीड नहीं है उससे ज्यादा क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? एग्जांपल, सैल्मन फिश। सैल्मन फिश पता है ना, सीजनेबल है। एक सीजन में वो 28 लाख 28 लाख एग ले कर सकती है। ओवर प्रोडक्शन हो गया 28 लाख। क्लियर हो रहा है? सेकेंड, एलिफेंट की लाइफ स्पैन क्या होती है? 750 इयर्स। 750 इयर्स में वो 1 करोड़ 90 लाख बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। 750 ईयर? हाँ, 750 इयर्स का लाइफ स्पैन होता है एलिफेंट का। एक एलिफेंट? हाँ, 50 साल जिएगा। लाइफ स्पैन है एलिफेंट की। ठीक है, 750 साल तक का क्या इनका लाइफ स्पैन है। अब उनमें से उतने लाइफ स्पैन में कितने बच्चों को प्रोड्यूस कर सकता है? 1 करोड़ 90 लाख। समझ रहे? 1 CR 90 लाख बच्चों को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ओवर प्रोडक्शन हुआ ना। क्लियर हो रहा है? तो वही चीजें आती है। ओवर प्रोडक्शन भी क्या करता है? क्या करवाता है? नेचुरल सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो आगे देखते हैं। सेकंड क्या है? स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। ओवर प्रोडक्शन हुआ। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में भावा बच्चे ज्यादा है पर रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना। फूड वगैरह जो भी है, जगह नहीं बढ़ाई जा सकती, वाटर नहीं बढ़ा रहे ना, हम क्या बोलते हैं फूड को बढ़ा सकते, वो रिसोर्सेस को लिमिटेड है। क्लियर हो रहा है? अगर वो लिमिटेड है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? कंपीट करेगा, फूड के लिए कंपीट करेगा, जगह के लिए कंपीट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में क्या आता है? रिसोर्सेस अगर लिमिटेड है तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कंपीट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रगल हो सकती है। पहली, इंट्रास्पेसिफिक, स्पीसीज टू स्पीसीज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हाँ, मीटिंग के लिए भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, जगह के लिए हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है, सेम स्पीसीज में। जैसे कि जंगल में एक ही राजा रहता है, लायन। क्लियर हो रहा है? उस एरिया में दूसरा लायन आया तो उनके बीच में कंपटीशन होता है सर्वाइवल के लिए, अपनी खुद की जगह के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। क्लियर हो रहा है? तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रास्पेसिफिक, सेम स्पीसीज के अंदर। सेकंड, इंटरस्पेसिफिक, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए। लायन
डियर को मारता है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो भी तो कंपटीशन है, सर्वाइवल के लिए ही तो मार रहा है ना, जिंदा रहने को फूड की नीड है, वो मारेगा नहीं तो जिएगा कैसे। सेकेंड, थर्ड एनवायरमेंटल, अगेंस्ट द क्लाइमेटिक, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव करते, कुछ नहीं कर पाते, क्लियर है। तो ये क्लाइमेटिक चेंज का जो स्ट्रगल रहेगा वो क्या रहेगा, एनवायरमेंट। क्लियर हो रहा है, स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, सो रिसोर्सेस लिमिटेड है, ओवर प्रोडक्शन हो चुका है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या करेंगे, कंपीट करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म वेरिएशंस, वेरिएशंस मतलब चेंजेस। अभी चेंजेस क्या होता है, एवरी पॉपुलेशन हैव अ स्मॉल डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़ा ना थोड़ा माइन्यूट तो भी चेंज होता है। ह्यूमंस में सभी एक जैसे दिखते हो, पर स्पीसीज तो सेम है, ह्यूमन है, क्लियर है, पर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ। अब सिंपल एक बात है, मयूरी अलग दिख रही है, अर्पिता अलग दिख रही है, कोई भी, पर है तो ह्यूमन ही ना, तो स्मॉल जो अमंग, क्या ह्यूमन नहीं है, अच्छा ठीक है, तो एवरी पॉपुलेशन के अंदर में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अब वो किसकी वजह से आ सकता है, एक तो मॉर्फोलॉजी, बॉडी स्ट्रक्चर, कोई फैट होगा, अपीयरेंस से बात कर सकते हैं, कोई क्या बोलते हैं, किसी के हेयर्स लॉन्ग होंगे, कोई मतलब कलर वेरिएशंस हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा फेयर है, कोई बहुत डल है, क्लियर है, तो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ सकते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी मतलब उनके मेटाबॉलिज्म, जो कैरेक्टर, जो भी पूरा सब चीजें प्रोसेसेस हो रहा है वो फिजियोलॉजी। न्यूट्रिशन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन सेम है नहीं, कोई हर्बिवोरस है, कोई कार्निवोरस है, कोई ओमनिवोरस है, ठीक है, कोई किसी का हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी का क्रीमोट्रोफिज्म के थ्रू कर रहा है, क्लियर हो रहा है, तो न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है। हैबिट्स, कोई वाटर में रहता, कोई लैंड पे सरवाइव कर रहा है, कोई आर्बियोरल है, ठीक है, पेड़ पे रहने वाले, चढ़ के रहने वाले, हाँ ठीक है, तो ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न, उनके बिहेवियर में भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस है वो क्या है, ऑर्गेनिक वेरिएशन। तो सिंपल क्या बात की जाए, ओवर प्रोडक्शन के कारण स्ट्रगल एग्जिस्ट करेगा, और स्ट्रगल के कारण में क्या आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई सर्वाइवल के लिए झगड़ा करेंगे, कंपीट करेंगे, और कंपीट के कारण में इनके अंदर में क्या आएंगे, चेंजेस। जिंदा रहने के लिए जो वो अपने अंदर में जो चीजें अडेप्ट करेंगे वही तो चेंजेस लेके आएगा ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन, उसी को बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या बोला जाता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देखो क्या लिखा है, नेचर सिलेक्ट ऑर्गेनिज्म दैट आर द बेस्ट अडेप्ट। नेचर सिलेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को कि अगर वो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अगर एनवायरनमेंट के चेंजेस को अडेप्ट किया तो वो सरवाइव करेगा। तो ये किसने सिलेक्ट किया, नेचर ने। तो नेचर सिलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को कि वो अडेप्ट करेगा या नहीं। सिंपल एक एग्जांपल से लेते हैं, पहले ये देख लो, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड पास देयर बेनिफिशियल ट्रेट। मतलब ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और वही कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए एग्जांपल, बग पता है, बग ब्लैक बग, रेड बग आते हैं लाल कलर के से, उसके ऊपर में डॉट होते हैं और ग्रीन वाले होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कुछ टाइम तक प्रीडेटर तो रहेगा, उसको आएगा बेचारा खाने वाला। पेड़ों के ऊपर में रेड बग भी थे, और कुछ बहुत सारे रेड बग थे एक पेड़ के ऊपर में, ठीक है। कुछ समय बाद में ग्रीन कलर है और ये रेड कलर, तो रेड कलर इजीली विजिबल होगा, कीड़े मतलब जो भी बर्ड्स वगैरह आते थे उनको खाते थे, ठीक है। तो कुछ समय बाद कुछ जो बर्ड्स थी उन्होंने क्या किया, अपने अंदर में थोड़ा सा चेंजेस लाए। वो जो कलर है उनका रेड का, वो क्या करवाया, मतलब चेंज किया, एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया, और एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के अंदर मॉडिफिकेशन करके ग्रीन कलर लेके आया। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद में ग्रीन वाली जो बग्स थी उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, और रेड वाली बग का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। क्यों, रेड कलर को डायरेक्टली कौन आती थी, बर्ड आती थी, और उसको एज ए अपने फूड कंज्यूम कर ले रही थी, ठीक है। और ग्रीन कलर इजीली विजिबल होता है कि ग्रीन में ग्रीन को डिटरमाइन करना नहीं, तो उनका पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो सिंपल जो ग्रीन बग थी उन्होंने क्या किया, नेचर को अडेप्ट किया, अपने अंदर में चेंजेस लाए। चेंजेस क्यों लाए? अपने सर्वाइवल के लिए। तो नेचर ने उनको सिलेक्ट किया ना, भाई तुमने अपने अंदर में अगर चेंजेस लाए तो मैं तुम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हो और एनवायरनमेंट में रह सकते हो। क्लियर है? तो इसी को क्या बोला जाता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्लियर हो रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर में चेंज लाता है, एडेप्टेशन लाता है, जिसके कारण में वो सरवाइव कर सके। कुछ कुछ जैसे कि अभी हम ठंडी चल रही है, हम तो अदर देन जिंदा रहने के लिए स्वेटर पहन रहे हो, ठंडी से लड़ने के लिए पहन रहे हो ना। अब वो एक्सेप्शन, वो नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं ना, इसको अपन कश्मीर भेज सकते हैं। ठीक है? क्या है? नहीं अभी जा, ठीक है? तो सिंपल एक बात है, तो जो चेंजेस एनवायरनमेंट में हम सरवाइव करने के लिए लाते हैं वही क्या है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का ही कोई क्या बोला गया है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, रेड बग थी, रेड बग ने अडेप्ट किया, ग्रीन बग आई, तो वो न्यू स्पीसीज हुई। रेड बग से न्यू स्पीसीज थी ना वो, तो सिंपल इतने सारे ओवर प्रोडक्शन उसने अपने अंदर में अडेप्ट करने के बाद में क्या किया? एक न्यू स्पीसीज को जनरेट किया और रेड बग की पॉपुलेशन खत्म और न्यू बग ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है? तो ये देखो, ओवर अ मेनी जनरेशन सिलेक्टेड वेरिएशंस एक्यूमुलेट, दिस लीड टू न्यू स्पीसीज डिफरेंट फ्रॉम एंसेस्टर। वो रेड थी, ये ग्रीन है, अपने एंसेस्टर से डिफरेंट है। क्लियर हो रहा है? पक्का? तो क्या हुआ? सिलेक्टेड जनरेशन में उसने वेरिएशंस को क्या किया? एक्यूमुलेट किया। एक्यूमुलेट करने के बाद वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुई और वो जो न्यू स्पीसीज, न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हुआ, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ और वो जो थी अपने एंसेस्टर से टोटली डिफरेंट। क्लियर है? जैसे कि हमने इसमें क्या नाम है, जिराफ का भी एक एग्जांपल हो जाता है। जिराफ की गर्दन छोटी थी, कुछ समय बाद आज पूरे जिराफों की गर्दन कैसी है? बड़ी है। तो वो भी अपने एंसेस्टर से डिफरेंट ही है ना। क्लियर हो रहा है? तो ये पूरा का पूरा, तो सिंपल क्या याद रखोगे? डार्विनिज्म ने क्या क्या बताया 5 पोस्टुलेट में? जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो ओवर प्रोडक्शन के कारण स्ट्रगल के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे, तो जिसके कारण में वेरिएशंस आएंगे और ये वेरिएशन जो वो लेगा अपने बॉडी में, जो चेंजेस करेगा, वही नेचुरल सिलेक्शन मतलब सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट रहेगा और जिसके कारण में न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है क्या? पक्का? डन है? नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ डार्विनिज्म। अब क्या लिमिटेशंस थी या फिर क्या ड्रॉबैक थे और क्या ऑब्जेक्शंस थे उसके? ठीक है, सिंपल देखो, डार्विन ने सभी चीजें एक्सप्लेन किया, ओवर प्रोडक्शन को बताया, कैसे कैसे चेंजेस आ गए, बट उन्होंने एक टॉपिक मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें जो भूल गए, उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया। पहला, हाउ वेरिएशन अराइजेस। वेरिएशन आते कैसे हैं? क्या रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशंस के लिए? चेंजेस कैसे आते हैं? डिफरेंसेस कैसे आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कैसे है? पहला चीज उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड, सडन चेंजेस। सडन चेंज, एब्रप्ट चेंज, कंटिन्यू एक साथ आते हैं। म्यूटेशंस, पता है ना म्यूटेशंस? म्यूटेशंस किसके कारण आ सकता है? डीएनए। डीएनए में किस तरीके से अल्टरेशन हो जाए, क्या बोलते हैं, किसी की भी न्यूक्लियोटाइड का जीन ही इधर उधर हो जाए, समझ रहे हैं? तो म्यूटेशन आ सकता है। जैसे कि अभी तो म्यूटेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि सन एक्सपोजर्स है, जो एक्सरेज वगैरह है उनका, रेडिएशंस के कारण, पॉल्यूशन के कारण, तो बहुत सारी चीजें म्यूटेशंस को अक्कर करने के लिए। तो सिंपल सडन चेंजेस लिविंग, किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सडनली चेंजेस आ जाते हैं, उनके जीन में चेंज आ है। तो उन्होंने सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया कि जर्म सेल ट्रांसफर कर रहे कैरेक्टर को, सोमैटिक सेल्स पूरे के पूरे एक्वायर्ड, बाकी पूरी जो फिजियोलॉजी हमारे जो है उसके लिए सोमैटिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है ना? हमारे सिर्फ जेन्स को, मतलब अगर हम बात करें सेक्स को, सिर्फ हमारे जर्म प्लाज्म बता रहे, वो कौन से डिसाइड होगा ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या, ठीक है, कैरेक्टर को एक्वायर्ड करना कि कौन से कैरेक्टर आएंगे पेरेंट से, ठीक है,
बट बाकी पूरा का पूरा काम भी तो सोमैटिक सेल्स का भी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया। अराइवल ऑफ फिटस एक्सप्लेन नहीं किया। अराइव कहाँ से होते हैं चेंजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कैसे क्रिएट हुए। उसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसा है। स्टेरिलिटी ऑफ हाइब्रिड्स, न्यूट्रल फ्लावर्स, उनका एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब देखो ना कुछ कुछ लिविंग, भाई स्टेरिलिटी आती है किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि एग्जांपल हाइब्रिड्स, एग्जांपल हम लेते हैं डोंकी एंड हॉर्स का, म्यूल है ना, म्यूल है ना, स्टेराइल है, रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं, कैसे आया, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया है। क्लियर हो रहा है? तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत से ऑब्जेक्शंस है जिससे डार्विनिज्म ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। क्लियर है? तो ये उसके लिमिटेशंस है। डन।